जीत से उत्साहित है कांग्रेस। कुछ और मेहमान हमारे साथ है, एक बार रुक कर लेते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले खाचरियावास जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं। 2 सीटों पर जो है आप लोगों के नतीजे पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन राजसमंद को लेकर कहीं कहीं निराशा है। लगातार ये दावा था कि तीनों जो सीटें हैं उस पर कांग्रेस जीतेगी, लेकिन 2 सीटें आती दिख रही हैं। हाँ, नो डाउट हमारी 2 सीटें हम एक तरफा जीतेंगे और राजसमंद में लगभग 5000 वोटों 5000 से थोड़े ज़्यादा वोटों से हम चुनाव हारे हैं। हालांकि पिछली बार राजसमंद में बड़ी हार थी, इस बार बहुत परसेंटेज ऑफ वोट कांग्रेस ने कवर किया है। और अपोजिशन का जो बहुत बड़ा दावा था कि उपचुनाव विपक्ष पार्टियां जीतती है, एंटी इनकम्बेंसी होगी, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जी। लोगों ने गहलोत सरकार के अच्छे कामकाज पर मोहर लगाई। हाँ। और बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का कल जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूं। और जन्मदिन के पहले इतनी 2 सीटों पर जीत और 1 सीट पर भी परसेंटेज ऑफ वोट हमारा बढ़ा जी, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस, जन कल्याणकारी योजनाएं और जनता के बीच में जो काम किया सरकार ने, उस काम पर लोगों ने मोहर लगाई। और ये मानकर चलिए आप, भंवरलाल जी मेघवाल के बेटे मनोज कुमार चुनाव जीते, कैलाश त्रिवेदी जी की वाइफ गायत्री जी चुनाव जीती, और वहाँ किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी जी चुनाव जीती जी। 1 सीट बीजेपी जीती है, 2 सीट कांग्रेस जीती है। जो हमारे पास सीटें थी वो हम जीत गए, बीजेपी के पास जो सीट थी बीजेपी जीत गई, लेकिन बीजेपी का अंतर बहुत कम हुआ है राजसमंद में। और एक बात आप मानकर चलिए जी, हम ये चाहते थे कि तीनों सीट जीते, हमने कोशिश भी की, हम राजसमंद नहीं जीत पाए, लेकिन मुझे विश्वास है राजस्थान की जनता का कि राजस्थान की जनता ने जो हमारा साथ दिया, समर्थन दिया, उसके लिए मैं पूरे मतदाताओं को बहुत बहुत लेकिन खाचरियावास साहब, आप जो कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस के नाम पर ये वोट मिला और आप लोगों को जीत मिली, ये भी कहा जा रहा है बीजेपी के और कई दूसरे जो लोग हैं उनका कहना है कि आरएलपी का चुनाव मैदान में उतरना और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान देगा और आप लोगों को फायदा देगा। ना इसमें केंद्र की या बीजेपी की कोई नीति काम की, ना प्रदेश सरकार की कोई नीति। दरअसल ये समीकरण आरएलपी की वजह से बिगड़ गए। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए कि चुनाव लड़ना सबका हक है, बिल्कुल नो डाउट। आरएलपी ने बहुत बड़ा वोट वहाँ पर लिया है सुजानगढ़ में, और इतना बड़ा वोट उन्होंने लिया है, तो इसके बाद यदि बीजेपी का कोई सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया, वसुंधरा जी, इनमें से यदि किसी ने ये बयान दिया हो तो आप मुझे बताना। यदि वो ये बात कहते हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैंने इन लोगों का भी इस तरह का बयान नहीं सुना है। और आरएलपी ने अपना चुनाव लड़ा, अपनी ताकत दिखाई है। इस बात का मुझे तब पता था जब मैं सुजानगढ़ गया था दौरे पर, तब मुझे वहाँ कांग्रेस के लोगों ने कह दिया था कि साहब बहुत गांव ऐसे हैं, बहुत क्षेत्र ऐसे जहाँ पे आरएलपी की और कांग्रेस की टक्कर होगी। वो पहले दिन से लग रहा था जिस ढंग से आरएलपी चुनाव लड़ रही थी वहाँ पर। तो ये तो पहले दिन से पता था कि आरएलपी भी सुजानगढ़ में बड़ा वोट लेगी जी। और सुजानगढ़ हम जीते, सहाड़ा भी हम बड़े अंतर से जीते। और ये सारे जो समीकरण होते हैं चुनाव में, जब रिजल्ट आने के बाद है तो सबने अपना अपना काम किया है। ठीक है, ये सोचना कि बीजेपी ये सिर्फ कयास है, अब इसका उल्टा भी हो सकता था, इसलिए ये तो सिर्फ अपने अपने मन की बातें हैं। आरएलपी एक पार्टी है जिसने चुनाव लड़ा, अब इस पे मैं बेवजह का डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। सारे रिजल्ट आ चुके हैं, सबके सामने सारी स्थिति है। पहले दिन से मनोज मेघवाल की जीत तय लग रही थी, वो जीत गए। ठीक है जी। प्रताप जी, कि जिस तरीके से तीनों सीटों की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर से ये समीकरण बैठाया जा रहा था कि जो 2 सीटें कांग्रेस के हमेशा से पक्ष में रही हैं वो कांग्रेस के हिस्से में आएगी, और जो राजसमंद की सीट थी वो बीजेपी के पक्ष में रही तो बीजेपी के ही पक्ष में आएंगी। वो जो तस्वीरें अभी फिलहाल सामने आ रही हैं, हुआ भी वैसा ही। क्या कुछ लगता है, क्योंकि शुरुआती दौर से अगर हम कांग्रेस की तरफ से देखें तो तीनों सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा था। राजसमंद में फिलहाल क्या कुछ लगता है आपको, कहां पर आखिरकार पार्टी की तरफ से चूक रह गई? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं राजसमंद भी गया था, सुजानगढ़ भी गया, और राजसमंद जो मेरा एक पर्सनल आकलन है, कहीं ना कहीं हम जो सारी स्थिति, चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, वहाँ कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, लेकिन हमारा उम्मीदवार नया था, उम्मीदवार की इमेज बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब चुनाव कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, लेकिन मैंने वहाँ भी कहा था हमारे लोगों से, मेरा ये मानना है कि मैनेजमेंट में मैं अपनी स्टाइल का आदमी हूँ थोड़ा,
मैंने कहा कि ये चुनाव जीता जा सकता था राजसमंद का। जब मैं वहां पहुंचा, लास्ट मीटिंग जो कार्यकर्ताओं की थी उसमें मैं बोला भी था। लेकिन ये अजीब लगता है, पहले भी मैंने लास्ट में मुद्दा ऐसा लग रहा था कि जब जीत मिले तो गुड गवर्नेंस के नाम पर जीत मिल गई, और अगर कहीं पर हार मिल गई तो वो चेहरा नया था। बाकी चेहरे भी कोई बहुत ज्यादा पुराने नहीं थे, लेकिन ये अपने आप में मुझे लगता है कि अनीता भदेल से इस पर कमेंट मैं चाहूंगा। अनीता जी, आप सुन रही हैं कि चेहरा नया था ये कहा जा रहा है, और आप लोगों की जीत राजसमंद में हुई है तो परसेंटेज जो आप लोगों का कम हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग वहां कमजोर हुए, ये कह रहे खाचरियावास साहब, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि 3 सीटों पर उपचुनाव थे और तीनों सीटों पर परिवार के लोगों को टिकट दी गई थी, है ना। और परिवार के लोगों को टिकट देने से सहानुभूति वाला जो चुनाव था वो सहानुभूति इस चुनाव में आई है। बिल्कुल। 2 जो सीटें हैं, सुजानगढ़ वाली सीट और सहाड़ा वाली सीट, वहां पर सरकार की मशीनरी ने भी काम किया, और चूंकि उनकी सीटें पहले से थी, उनके परिवार के सदस्य लड़ रहे थे। इधर दूसरी ओर जो राजसमंद था, राजसमंद में भी परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया गया था, लेकिन सरकार के अगेंस्ट था वो परिवार का मतलब परिवार, है ना। इस वजह से सरकार ने उसको पूरा मशीनरी का उपयोग किया, जैसे मैंने पहले भी कहा, सारे मिनिस्टर्स ने धमकाया वहां जाकर के, और वो जो सहानुभूति थी, लेकिन फिर भी कहीं सरकार पर भारी पड़ी वो सहानुभूति, और उसके कारण से मैं स्पष्ट रूप से, क्योंकि इसमें लेकिन अनीता जी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग अगर होगा तो तीनों सीटों पर होगा, 2 ही सीटों पर क्यों? अगर ऐसा करना होता तो नतीजे तीनों सीटों पर दिखते ना, एक सीट पर क्यों नहीं? हाँ, और उस वजह से ये कोई सरकार के कामों पर मोहर नहीं है। ये सरकार के मिनिस्टर्स यदि कहेंगे सरकार के कामों पर मोहर है, सरकार के कामों पर मोहर होती तो फिर राजसमंद भी जीतते हैं। राजसमंद तो बीजेपी जीती है, वो कैसे जीत गई बीजेपी? तो सरकार के कामों पर मोहर नहीं है, पर सरकार ने अपने प्रेशर का इस्तेमाल किया। नहीं अनीता जी, इस बात का जवाब दे दीजिए ना कि 2 सीटों पर प्रेशर काम करता है, तीसरे पर नहीं करता। अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता तो तीनों जगहों पर होता, फिर राजसमंद में ऐसा क्यों नहीं? वहां आप अगर जीतती हैं तो आप उसके लिए जनता को कहेंगे कि वो हमारे साथ खड़ी हैं, 2 जगहों पर आप हार जाते हैं तो कहते हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। ये फिर दोहरी बातें हो गई ना। चलिए इसका जवाब मेरे ख्याल से आयुषी, इतना प्रभाव सरकारी मशीनरी उस पर नहीं लगा पाई, जो सहानुभूति की लहर थी उस पर सरकारी मशीनरी इतना प्रभाव नहीं डाल पाई, और उस वजह से वो वोटों का अंतर जरूर कम हुआ है। वोटों का अंतर तो कम हुआ है, लेकिन इसी वजह से ये वोटों का अंतर जो है सहाड़ा में और सुजानगढ़ में बढ़ा है, लेकिन वोटों का अंतर वहां कम हुआ, ये स्पष्ट है। हम जी ठीक है। प्रताप जी, क्या सहमत है आप अनीता जी की बात से? बिल्कुल, अनीता जी कह रही है प्रताप जी कि कोई मुहर नहीं लगी है सरकार के कामकाज पे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके काम कर गया आप लोगों का। और जी देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनीता जी के लिए ये कहना जरूरी है, अनीता जी का मैं सम्मान करता हूं। अनीता जी बीजेपी से विधायक है। आप ये बताइए, अनीता जी के मुंह से आप क्या सुनना चाहते हो कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, वो कहेंगी तो उनको बीजेपी कैसे रखेगी अपने पास? जी, उनके लिए तो जरूरी है ये बोलना। हाँ। अनीता जी से आप तो बताओ, आप अनीता जी से बुराई करवाना चाहते हो बीजेपी की, वो क्यों करेंगी? वो सही, अपनी जगह उनकी भूमिका बहुत अच्छी है, वो सही कह रही है कि सरकार के विरुद्ध उनको बोलना चाहिए, कांग्रेस के विरुद्ध बोलना उनकी ड्यूटी है। और ये मतलब खाचरियावास साहब, सियासत में सच्चाई ये बाद में पहले पार्टी लाइन जरूरी है, और ये जनता ने कर दिया। पार्टी लाइन पे जिस पार्टी में आप खड़े हो उस पे तो बोलना ही पड़ेगा उनको, लेकिन ये जो रिजल्ट आया है इसने पार्टी लाइन के, आप सच्चाई कोई जी न्यूज के पास ही ठेका तोड़ना, मैं बोल रहा हूँ ना, सच आप सुनना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ ना, वोटों की गिनती पूरी हो गई, रिजल्ट आ गया। 2 सीट पर हम जीत गए, 1 सीट पर ये जीत गए, इनकी सीट ये जीत गए, हमारी सीट हम जीत गए। दोनों सीटों का अंतर देखिए, परसेंटेज ऑफ वोट देखिए। जनता यदि कांग्रेस के खिलाफ होती तो एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है, 2 सीट हम हारते, और लोग कहते हैं कि सरकार के कामकाज में कमी है। हम यही तो कह रहे, हमने मान ली राजसमंद में हम हार गए, हम कब कह रहे नहीं हारे? हार रिजल्ट आ गया, अब क्या बोलने से क्या होगा? और इधर हम दोनों सीट हम जीत गए। इस पर क्या जवाब देंगे? खाचरियावास साहब, डरा धमका कर 2 सीटें जीत गए, ये जो आरोप अनीता भदेल लगा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो डराने धमकाने की बात है, ये पूरा देश देख रहा है। बंगाल का जो रिजल्ट आया है उसमें लोगों ने देखा, जब जब आप किसी को डराओगे, धमकाओगे, तंग करोगे, ज्यादा टारगेट करोगे, तो रिजल्ट वहां प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, पूरी बीजेपी, पूरे संसाधन, पूरी केंद्र की सरकार,
सारे संसाधन धोख दिए। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया सुपड़ा बीजेपी का। कभी हार जीत धमकाने से होती है क्या? जितना आप ये इस तरह की कोई आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कभी भी वोटर ना धमकाने से वोट देता है ना लालच से वोट देता है। इस देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, वोटर इतना जबरदस्त है, वो बीजेपी कांग्रेस हर पार्टी को अपने हिसाब से देखता है, तोलता है, परखता है। लालच से या धमकाकर वोटर को इस देश में नहीं खरीदा जा सकता। सही समय पर वोटर सही फैसला लेता है, वो सही फैसला वोटर ने किया। मैं वोटर का कभी अपमान नहीं करूंगा। वोटर ना धमकाने से वोट देता है राजस्थान में, ना लालच से। वोटर ईमानदारी से वोट देता है, वो फैसला उसने कर दिया। अब हमारे मन को मनाने के लिए हम कुछ भी कह दें, वोटर को, राजस्थान के वोटर को धमकाकर ना कांग्रेस वोट ले सकती है ना बीजेपी, क्योंकि राजस्थान का वोटर इतना कमजोर नहीं है। जी अनीता जी, देखिए शुरुआती दौर से ये कहा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से तस्वीरें साफ हो रही थी उस प्रकार से अब ये कहा जा रहा है कि सहानुभूति कार्ड खेला गया और तीनों सीट पर कहीं ना कहीं ये चीजें ही देखने को मिली थी कि मुद्दों से ज्यादा सहानुभूति कार्ड फिलहाल खेला गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चलिए, जो 2 सीटों पर कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेला, इमोशनल कार्ड खेला, वहां पर तो उन्हें जीत हासिल हुई, लेकिन राजसमंद में आखिरकार जो ये वोटों का आंकड़ा है वो आखिरकार कम क्यों रह गया है बीजेपी की तरफ से? क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी तो इमोशनल कार्ड खेला ही गया था। मैंने आपको कितनी बार कहा, मैंने कहा कि कांग्रेस ने पूरे प्रयास किए, पूरी मशीनरी का उपयोग किया है, पूरी मशीनरी का उपयोग किया, उसके बावजूद वो सहानुभूति की भावना को चलिए, उनकी बात इतना तो स्पष्ट है आशु की वो इन तमाम चीजों पर अडिग हैं। जी, अपनी बात पूरी करिए। कह रहे थे प्रताप सिंह खाचरियावास जी बंगाल का उदाहरण दे रहे थे कि वहां धमकाने की बात हुई है, वहां धमकाया गया। यदि कोई पार्टी का नेता अपना पार्टी का प्रचार करना चाहता है तो उसको धमकाना कहते हैं, कि मीटिंग लेने जाने को धमकाना नहीं कहते। लेकिन ये नया ट्रेंड है ना, देखिए ये नया ट्रेंड है कि अगर जैसा खाचरियावास अभी कह रहे थे कि हम अगर एक सीट हारे हैं तो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में इन दिनों ये देखने को मिल रहा है कि अगर जीत गए तो ठीक है, हार गए तो आत्ममंथन की जगह वो आक्रामक हो जाते हैं और वो इस तरह से तमाम आरोप लगा देंगे। आत्ममंथन जरूरी है या नहीं है अनीता? सर, मैं तो चुपचाप से आपकी बातों का जवाब दे रही हूँ, पर जिस तरह से मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, बंगाल की बात का उदाहरण दे रहे हैं राजस्थान के चुनाव को लेकर के, तो उनको पूछना, उनको अपने आत्ममंथन करना चाहिए कि कांग्रेस कहाँ टिकी है बंगाल में। कांग्रेस का तो पूरा ही सुपड़ा ही साफ हो गया बंगाल में। बीजेपी तो फिर भी 80 तक सीटें लेके आई है। चलिए ये बता दीजिए, आरएलपी अगर मैदान में नहीं होती तो तस्वीरें बदलती या नहीं बदलती? जो पहले जनार्दन के साथ रहती थी वो साफ हो गई, उनका आत्ममंथन कहाँ गया? कहाँ गया उनका आत्ममंथन? आरएलपी पे बता दीजिए अनीता जी, अगर मैदान में आरएलपी नहीं होती तस्वीर बदल जाती? देखिए, आरएलपी नहीं होती तो क्या समीकरण होते, ये तो उस समय की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है ना। लेकिन आज की परिस्थितियां तो यही है कि जो सीटें कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस ने परिवार के लोगों को टिकट दिया और वो सीटें जीती है। जो सीटें बीजेपी के पास थी, बीजेपी ने परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया और वो सीट जीती है। तो सहानुभूति की सीट के आधार पर ये चुनाव लड़ा गया, उपचुनाव था और वो जीते हैं। वो सब ये पहले भी, ये शुरू से जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तब से ये बात कही जा रही थी कांग्रेस के द्वारा कि हम तीनों सीटें जीतेंगे, तीनों सीटें जीतेंगे, लेकिन उनकी एक सीट नहीं आई है। और दूसरी तरफ जो आम व्यक्ति था, वो जो आम धारणा थी, मीडिया की मैं बात करूं, आप मीडिया की बात करूं, तो मीडिया ये कह रहा था कि दोनों सीटों पर कांग्रेस आ गया, एक सीट पर बीजेपी आ गया। ये चुनाव भी का रिजल्ट निकल गया। हमने बहुत कोशिश की, हमने मेहनत की और मेहनत करके उस सहानुभूति को हमने वोट में कन्वर्ट करने की कोशिश की। यही कांग्रेस ने किया, उस सहानुभूति। नहीं, आपके लिए इतना आसान है अनीता जी कि पहले से तय था, परिवार के लोगों को टिकट दिया गया, ये पूरा 3 सीटों का उपचुनाव जो है वो संवेदना वाला था, सिंपैथी वाला था, तो फिर नहीं लड़ते ना चुनाव। एक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी उतार देती, 2 सीटों पर कांग्रेस उतार देती, चुनाव होता ही नहीं। आप लोग ताकत झोंकते हैं, हार मिल जाने के बाद आप बहुत आसानी से ये तमाम चीजें करी कि एक सीट पर हमें जीत मिल गई, आकलन भी यही था। लेकिन तब तो आप लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे ना, दावे आप लोग यही ठोक रहे थे कि तीनों सीट इस बार हमारे खाते में आ रही है, अशोक गहलोत सरकार को आईना दिखा देंगे। देखिए, चुनाव जीतने के लिए रणनीति तय करनी पड़ती है और बोलना पड़ता है चुनाव के लिए, क्योंकि अभी चुनाव नहीं, अभी चुनाव निकल चुका है। ये तो कांग्रेस भी दावा करती है। ठीक है, ये अच्छी बात है खाचरियावास साहब, चुनाव निकल चुका है, आप सच बोलेंगे, चुनाव के पहले माहौल बनाना पड़ता है। खाचरियावास साहब, हमारी सीट क्यों कह रही है कांग्रेस इस पे? देखिए, बिल्कुल अनीता जी ने चलो ये बात बिल्कुल साफ गोई से कही है। ये बात तय है कि जब चुनाव से पहले जब डिस्कस होता है तो हर कैंडिडेट दावा करता है, जो निर्दलीय लड़ता है वो भी, बाकी पार्टियों के लोग भी, कि मैं चुनाव जीतूंगा।
आप जो चैनल्स के लोग ये कह रहे हैं कि कोई कैंडिडेट ये कह देगा या किसी पार्टी का नेता ये कह देगा कि जो 3 चुनाव है जी, उसमें से 2 वो जीत जाएंगे, 1 हम जीत जाएंगे, ऐसा कभी आकलन होता नहीं है। हर आदमी यही कहता है कि सारी सीटें हम जीतेंगे, तीनों सीट हम जीतेंगे। और अब रिजल्ट आ गए, रिजल्ट आने के बाद कोई भी क्या कहेगा, रिजल्ट सामने है। अब कोई नेता ये तो कैसे क्या, राजसमंद बीजेपी जीती है तो हम स्वीकार कर रहे हैं, वहां हम हार गए। 2 सीट हम जीते हैं तो वहां हम जीत गए। बंगाल में सही कह रही है जी अनीता जी, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो नाराज हो रही है, आत्ममंथन होगा ही। हम तो बंगाल में हमारी तो सीटें नहीं आई। और आप जीत के साथ नीचे तो हमें आत्ममंथन तो करना ही पड़ेगा, उसमें नाराज होने की बात ही नहीं है। हार तो हार है, दिख रही है, और जीत जीत है, वो सामने दिख रहा है रिजल्ट, उसको कौन मना कर देगा। ठीक है, अब तो रिजल्ट वोट के रूप में कन्वर्ट होके रिजल्ट बदलेगा। आत्मविश्वास जो है गहलोत सरकार को मिलेगा और क्या कुछ बदलेगा इन 3 सीटों के नतीजों के बाद? राजस्थान में एक बात आप समझ लीजिए, लगातार निगम चुनाव में, नगरपालिका चुनाव में सब जगह बीजेपी हार रही है। 2023 में कांग्रेस की गहलोत सरकार वापस जीत कर आएगी। ये जो बाई इलेक्शन हुआ, इसमें परसेंटेज ऑफ वोट जो हमारा आया है, कांग्रेस आगे बढ़ रही है, बीजेपी दिन पर दिन कमजोर हो रही है। जब भी चुनाव होते हैं बाई इलेक्शन, उसमें विपक्ष हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करता है, लेकिन यहाँ विपक्ष का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। बीजेपी की स्थिति बहुत खराब हुई है। बीजेपी और आरएलपी में अंतर 1000, 2000, 3000 वोटों का अंतर है वहाँ सुजानगढ़ में। और हालात, बीजेपी एक बार 3rd नंबर पे चल रही थी, तो बीजेपी को ये तय करना पड़ेगा। बीजेपी जो दावे कर रही थी विपक्ष में रहते हुए कि एंटी इनकम्बेंसी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमें बीजेपी की इतनी बड़ी हार की संभावना जो आई है उससे जनता में रिएक्शन है। जनता में बीजेपी का क्रेज कहीं नजर नहीं आ रहा। यदि क्रेज होता तो बीजेपी, हम ये मानते हैं, 25,000 क्रॉस जीतती राजसमंद से। और यहाँ बीजेपी का क्रेज नजर क्यों नहीं आ रहा खचरिया जी? बीजेपी कमजोर हो गई है या आप लोग ज्यादा मजबूत हो गए हैं? ये क्रेज नजर नहीं आने के पीछे आपका आकलन क्या? आप बहुत मजबूत हो गए हैं, जनता में आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि बीजेपी पिछड़ जा रही है, या फिर बीजेपी जो है खुद इतनी कमजोर हो गई है कि आप लोगों का रास्ता आसान है? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, कांग्रेस सरकार ने जो कोरोना मैनेजमेंट में गहलोत जी के नेतृत्व में जो वर्किंग की, उसको पूरे देश ने देखा, वो वर्किंग नजर आई। लोग अब सिर्फ नारे नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए, राशन चाहिए, जमीन पर काम चाहिए। और जो नारे बीजेपी देती रही पूरे देश में, ओवरऑल उसका नुकसान इनको। और विपक्ष में रहते हुए इन 2.5 सालों में बीजेपी कोई ना आंदोलन खड़ा कर पाई, ना विपक्ष की भूमिका निभा पाई, क्योंकि मुद्दा अशोक गहलोत जी ने दिया ही नहीं। जबरदस्त बजट लेकर आए, ऐसा बजट लेकर आए जिससे इनको ये कहना पड़ा ये तो चुनावी बजट है, 2 साल में चुनावी बजट ले आए, इनकी सरकार सुरक्षित नहीं है, इस तरह की बातें बीजेपी ने कही। लेकिन ओवरऑल जनता ने गहलोत सरकार को पसंद किया, उसके कामकाज पर मोहर लगाई। और यही कारण है कि आप देख लेना 2023 में कांग्रेस एक बार फिर यहाँ पे राजस्थान में सरकार बनाएगी। चलिए अनीता जी, ये तो बस आगाज है, अंजाम अगले विधानसभा चुनाव में दिखेगा। जी अनीता जी, क्या आप सुन पा रही हैं? हाँ, सुन रही हूँ, बताइए। जी अनीता जी, देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास जी की बात तो आप सुन ही रहे होंगे। 2023 की भी तस्वीर उन्होंने कहीं ना कहीं साफ कर दी और ये भी कह रहे हैं कि 2023 में कांग्रेस ही एक बार फिर से प्रदेश में आने वाली है। 2023 में बात करेंगे मैडम, 2023 में अभी तो 2-2.5 साल बाकी है। 2023 में बात करेंगे 2023 की, तब पता पड़ेगा कि क्या हुआ। तब प्रताप सिंह खाचरियावास जी को बुलाइएगा 2023 में, तब उनसे यही प्रश्न पूछिएगा कि आप कह रहे थे 2023 में, तो क्या हुआ 2023 का? चुनाव से पहले 3 सीट की बात करें, तो अब जब चुनाव होगा तब बात करेंगे 2023 की। मतलब आपको इसमें इन नतीजों में आपको कोई झलक जो है विधानसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव की कोई झलक आपको नजर नहीं आती इसमें? ऑक्सीजन के लिए केंद्र सरकार पे डाल रहे, हमने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए नहीं, जबकि हम हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के प्लांट लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाए हमने। पूरा 1 साल में कोई मैनेजमेंट नहीं किया। नहीं, आपके शासित भी तो राज्य हैं, वहां आपने क्या कर लिया? अब ये तो फिर वही बात हो गई ना कि यहाँ कांग्रेस की सरकार आपके लिए कहना आसान है, जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर कांग्रेस यही बात कह रही है कि 1 साल में किया जा सकता था, किया नहीं। आप लोगों ने कोई आदर्श पेश किया है क्या? एक बीजेपी शासित राज्य आप बता दीजिए जहां पर आपने 1 साल में ऐसा करके दिखा दिया हो। नहीं तो बात कर रहे हैं ना, 2023 की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना। 2023 की बात ना करें, हम तो अभी कोरोना की बात कर लेना पहले तो। अच्छे मैनेजमेंट की बात करें, इसलिए मैं बोल रही हूँ।
यदि अच्छा मैनेजमेंट होता तो फिर अच्छा मैनेजमेंट ऑक्सीजन के प्लांट लगा करके किया जा सकता था, तो क्यों नहीं किया? कोरोना के मैनेजमेंट की बात करें, इसलिए मेरा ये प्रश्न है भाई। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दरअसल सुजानगढ़ की तस्वीर फिलहाल साफ हो गई। आपको बता दें कि सुजानगढ़ सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की हो गई है। मनोज मेघवाल करीब 35,000 वोटों से आगे फिलहाल चल रहे हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, सुजानगढ़ सीट पर तस्वीर फिलहाल साफ होती हुई नजर आ रही है। लगभग जीत पक्की है कांग्रेस की। आपको बता दें कि मनोज मेघवाल जो कि प्रत्याशी थे वो 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और अब केवल एक राउंड की मतगणना ही बाकी रह गई है। बिल्कुल, तो कांग्रेस उम्मीदवार तनसुख बोहरा को उन्होंने हरा दिया है। अपडेट आपको एक बार बता दें कि अब फाइनल नतीजे सामने आ गए हैं, जीत मिल गई है। जो एक फॉर्मेलिटी बाकी थी, जो कहा जा रहा था कि बस अब औपचारिकताएं रह गई हैं, तो वो औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और औपचारिक तौर पर उन्हें जीत मिल गई है। तनसुख बोहरा को उन्होंने शिकस्त दी है। जी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले से ही इस सीट पर अगर हम बात करें तो पहले से ही अनुमान जताया जा रहा था कि कांग्रेस के पाले में ही ये सीट जाने वाली है और हुआ भी वही। सुजानगढ़ जीत पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। लगातार जिस प्रकार की मेहनत पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरफ से की जा रही थी, प्रचार प्रसार तमाम किया गया और नतीजा उसका मिला है। सुजानगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल को जीत मिली है। बीजेपी उम्मीदवार खेमाराम मेघवाल को शिकस्त उन्होंने दी है। आपको बता दें सुजानगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत। तो बिल्कुल, खेमाराम मेघवाल से उम्मीदें लगाकर बीजेपी बैठी थी। लगातार उनकी तरफ से भी दावे किए जा रहे थे, लेकिन नतीजे बहुत शुरुआती दौर में ही लगभग साफ होने लगे थे। एक बढ़त उनकी जो है बनी हुई थी लगातार और बस औपचारिकताओं का इंतजार था। मनोज मेघवाल को जीत मिली है और जैसा कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, बीजेपी भी इस बात से सहमत है कि ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं एक ऐसा चुनाव था जिस पर सिंपैथी वोट जो हैं पड़ने थे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिसके खाते में जितनी सीटें थी उतनी आ गई हैं। तो चलिए, यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक लिए। अब तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहेगा, विश्लेषण लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक।